नमस्कार, मैं रेखा नथवाल और आप देख रहे हो जन खबर। हम पहुंचे हुए दीपलोक कॉलोनी में। यहाँ पर पार्षद जी हमसे जुड़े हुए हैं, जानेंगे कुछ सवाल के जवाब। नमस्ते सर। नमस्कार। सर, जैसे आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है और आप अभी भी जनता की सेवा में लगे हुए, काफ़ी यहाँ पर की जो आपने काफ़ी सेवा दे दी है जनता को, क्या कहना चाहेंगे फिर? सर्वप्रथम तो पार्षद मैं नहीं, मेरी धर्मपत्नी रही हैं और इस क्षेत्र में उन्होंने लगातार 5 साल काम किया है। जी और जितनी भी हमारी कॉलोनियाँ हैं, सभी जगह सड़कें, नालियाँ, जी जो मूलभूत सुविधाएं की ज़रूरत होती है जनता जी को, वो मुहैया कराने की कोशिश की है। जी एक सफल प्रयास किया है जिसमें वो कई हद तक खरी उतरी हैं। जी। लोकसभा चुनाव के बाद अभी जो नगर निगम का चुनाव भी शुरू होने वाला है और जो यहाँ पर की वोटरों की लिस्ट है काफ़ी गड़बड़ी पाई चुकी है, तो क्या आपका जो वार्ड है इसमें क्या कोई त्रुटि है जो वोटर लिस्ट निकली हुई है? अब की बार हमारे यहाँ करीब 6,500 वोटर इसमें आया है, इस लिस्ट जी में। जी और पिछली बार करीब 5,500 वोटर था। जी थोड़ी बहुत मैं मान सकता हूँ, लेकिन हाँ, कोई बड़ी मेजर, जैसे पिछली बार पूरी कॉलोनी की गलियां रह गई थी, जी कली करीब करीब एक पूरा जो 200 150 का एरिया पूरा छूट गया था। वो अब की बार इस तरह की त्रुटियां नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, जी जो 150 नाम अलग अलग पूरे वार्डों में छूटे, कहीं एक छूटा, कहीं दो जी छूटे, हर भाग संख्या में वो छूटे हैं। और उनको जो है दोबारा भी दुरुस्त कराने की कोशिश की गई है, उसके फार्म भरवाए गए हैं और वो बीएलओ ने आके भरे। काफ़ी जनता की सेवा करते रहते, तो आगे का क्या आपका प्रचार प्रसार किस प्रकार का चल रहा है यहाँ पे? अभी तो जैसा जून के अंतिम सप्ताह में उम्मीद थी चुनाव कराने की जी इस सरकार की, लेकिन मुझे लगता नहीं इस सरकार की मंशा जो है इस जून के अंतिम समय तक चुनाव करा पाए। और मैं समझता हूं कि 2 जून से तक ये कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। जी और शायद मुझे संभावना ये है कि इसका 6 महीने का जी कार्यकाल प्रशासक का और बढ़ाएंगे ये लोग, जी क्योंकि सरकार की मंशा साफ है। सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव के परिणामों से डर है। इसीलिए लोकसभा के परिणाम से पहले किसी भी प्रकार का डिसीजन लेते हुए डर रही है। जी जो भी डिसीजन लेगी मैं समझता हूँ 4 तारीख के बाद लेगी। जी और एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि 2 जून को प्रशासक का कार्यकाल खत्म हो जाएगा जी बिल्कुल। और आचार संहिता लगी हुई है। उस आचार संहिता में आप कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर उसका 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ा नहीं सकते। जी लेकिन जब तक 2 जून के बाद और आपकी जब तक कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी, उस बीच में जी प्रशासक जो बैठा है उसकी स्थिति क्या होगी, जी ये एक संवैधानिक संकट है, जी जिसको शायद मैं समझता हूँ कि अब तक सरकार की निगाह पड़ भी गई होगी और इस पर कुछ काम कर भी रहे हों, कह नहीं सकते। लेकिन ये बात तय है जी कि सरकार जून माह में चुनाव कराने की स्थिति में नहीं दिख रही। जी। जैसे आपने देखा होगा इस बार 400 पार बीजेपी जाएगी और 4 तारीख को रिजल्ट की घोषणा है, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस बार 400 पार, सच में 400 पार होंगे? क्या रिजल्ट रहेगा फिर? ये तो हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि 400 पार का हमें भी पता है कि 400 पार आने हैं या नहीं आने हैं। जी हमने एक जुमला फेंका था। जी जुमलों की सरकार रही है 5 साल क्या 10 साल, पिछले 10 सालों में जी सिर्फ उन्होंने जुमले ही फेंके हैं। 400 पार, 500 पार, 600 पार, तो मैं तो नहीं समझता। पहले तो ये पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। जी 400 पार की तो बहुत बात की बात है। जी अब की बार 400 पार नहीं, एक जीरो हटा लीजिए, 140 150 के आसपास जो है और उसके 200 के बीच में सिमटते नजर आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इनका पूरा साफ हो गया है। जी आप जो है मेरठ, मुजफ्फरनगर, आपका बिल्कुल कहीं नामो निशान नहीं है। यहाँ पर भी जो है 3-2, मैं फिर कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है 3-2, यानी 3 कांग्रेस और 2 भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही। तो उस स्थिति में आप उत्तर प्रदेश में 40 से 50 सीटों पे आ रहे हैं, 30 सीटें, 35-25-30 सीटें आप लूज कर रहे हैं। राजस्थान आप लूज कर रहे हैं, एमपी आप लूज कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं 400 पार। वही बात है कि साउथ में साफ और उत्तर में हाफ, और फिर भी कह रहे हैं 400 पार। जी तो ये तो कहने, अब बाकी जो है 4 जून को जब परिणाम आएंगे जी तो वो 400 पार का भी नारा इनका जी बिल्कुल। पता चल जाएगा क्या है। जी। जो मलिन बस्तियां हैं वहाँ उनसे वादे किए जाते हैं कि उन्हें घर बसाने का, पर कहीं ना कहीं उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, पर वहाँ पर किसी पार्षद हो या विधायक हो, किसी की भी निगाह नहीं जाती। तो क्या कहना चाहेंगे उन विधायकों, उन पार्षदों को, जो उन बेरोजगार ये जो बस्तियां हैं उनकी और किसी की भी नज़र नहीं जाती है?
सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब अविभाजित देहरादून शहर की विधानसभा की सीट थी, तब हमारे माननीय विधायक श्री हरवंश कपूर जी यहाँ से विधायक थे। उसके बाद 2000 में उत्तराखंड बना और इन 25 साल 99 में 25 सालों में करीब करीब 15-16 साल सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की रही। जो अभी मौजूदा विधायक हैं, चाहे जिस क्षेत्र के हों, वो तब भी विधायक थे जब कांग्रेस की सरकारें थीं, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं तब भी वो विधायक हैं। आप ये पूछना चाहिए, आप लोग पूछे ना, ये बस्तियां कैसे बन गई? रातों रात तो बन नहीं गई होंगी। इनमें जो है मूलभूत सुविधाएं जो है बिजली पानी के कनेक्शन कैसे हो गए? विधायक निधि से इनकी यहाँ रोडें सड़कें नालियां कैसे बन गई? इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। और आज वो कुछ भी कहते रहे कि ये एनजीटी का है और इसका है और उसका है, लेकिन ये रातों रात तो बनी नहीं, ना ही जो है वो अपने आप बनी है। इनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक संरक्षण तो रहा ही होगा, तभी ये बसी हैं। और आज जब उनको 20 साल 30 साल 50 साल रहते हुए हो गए हैं, तो आप आज आते हैं और उनको उखाड़ने की बात करते हैं, उजाड़ने की बात करते हैं। मैं मानता हूँ कि जो नदी के किनारे रह रहे हैं उनके साथ जान माल का खतरा है, आप उनको हटाना भी चाहिए अगर इस तरह की स्थितियाँ हैं, लेकिन उनकी अगली व्यवस्था भी तो करनी चाहिए। उनको कहीं दूसरी जगह बसाने की या कहीं ऐसी जगह व्यवस्था हो, वो बेचारे गरीब कहाँ जाएं? जो पहाड़ से आ रखे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ कमा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे? उनके लिए भी तो सरकारी जिम्मेदार है। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हमारे देश की सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि साहब वो उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के या कहीं के हैं, लेकिन फिलहाल तो हमारे ही प्रदेश में हैं, और हम लोगों की और हमारे सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि उनकी जान माल की सुरक्षा करते हुए इसके नागरिक नहीं है? क्या हमारे देश की सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि साहब वो उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के या कहीं के हैं, लेकिन फिलहाल तो हमारे ही प्रदेश में हैं, और हम लोगों की और हमारे सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि उनकी जान माल की सुरक्षा करते हुए उनको कहीं अन्यत्र बसाने का भी कार्य करें। नगर निगम के चुनाव फिर हमारे सामने हैं, फिर चुन के आप दोबारा आते हैं, तो क्या आप ध्यान देंगे उस मलिन बस्तियों की जो घर जिनके उजाड़े जा रहे थे? बिल्कुल देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, और अभी चूंकि हमारी पार्षद बीमार हैं 2-3 दिन से, तो वो स्थिति में नहीं है, मैं उनके बिहाफ पे आपके चैनल के माध्यम से ठोक के कह रहा हूँ कि वार्ड नंबर 35 श्री देव सुमन नगर में मलिन बस्ती की एक भी ईंट हिले नहीं दी जाएगी। अगर हिलेगी तो पार्षद के और हमारे ऊपर जेसीबी चलेगी, तब इस पे आ जाएगी, वरना यहाँ की एक ईंट भी नहीं हिलाई जाएगी। अगर एक भी ईंट हिलेगी तो इस सरकार की पूरी ईंटें हिला दी जाएंगी। क्या संदेश जन खबर के माध्यम से आप आम जनता को देना चाहते हैं, ये विधायक या उन मलिन बस्तियों को जो घर से, जिनके घर उजाड़े जा रहे थे? मैं प्रत्येक मलिन बस्तियों के नागरिकों को कहता हूं कि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। जहां कहीं आप लोग 40-40, 50-50, 60-60, 70-70 साल से रह रहे हैं, मैं क्या कारण है? मैं कह रहा हूं नगर निगम के लोग जो हैं, आप लोगों की बस्तियों के बिजली और पानी के कनेक्शन पर रोक लगा दी गई है। आपके नए कनेक्शन नहीं हो सकते। आप बताइए, अगर मैं हूं और मेरे 2 पुत्र हैं और मेरी मृत्यु हो जाती है 2016 के बाद, इन्होंने 2016 का एक क्राइटेरिया बनाया कि 2016 के बाद के जितने निर्माण हैं वो अवैध हैं। अब आप ये बताएं, मेरी मृत्यु हो जाती है, मेरे 2 पुत्र हैं, तो मेरा कनेक्शन तो चलो एक पुत्र यूज कर रहा है, लेकिन दूसरा क्या करे? वो जाता है, उसको मिलेगा ही नहीं, ना बिजली का कनेक्शन मिलेगा, ना पानी का कनेक्शन मिलेगा। तो क्या वो अवैध हो गया? उसके 2 कमरे, अगर 2 कमरे बड़े ने ले लिए और 2 कमरे छोटे ने ले लिए, तो जो दूसरा है उसका 2 कमरे क्या अवैध मानेंगे? सरकार इस बात को, स्थिति को स्पष्ट ही नहीं कर रही है कि कौन सा निर्माण आप जो है अवैध मान रहे हैं। 2016 के आधार पर आपने कह दिया, अभी तो आप ये 2016 लाए हैं, तो अगले 3 साल के बाद कहेंगे 2013, फिर उसके बाद कहेंगे 2002, धीरे धीरे इसी तरीके से करते हुए हर बस्ती को साफ करते चले जाएंगे। जिस तरीके से ये सरकारी जमीनों को प्राइवेट सेक्टर में बेचते चले जा रहे हैं, आपकी क्रूर दृष्टि इनकी जो है इन बस्तियों में पड़ी है। क्यों? क्योंकि जितने भी बिल्डर्स हैं, बड़े बिल्डर्स हैं, उत्तराखंड बनने के बाद देहरादून में सबसे ज़्यादा बाहर के बिल्डर्स, बड़े बिल्डर्स आए, उनके बड़े बड़े फ्लैट्स, अरबों खरबों रुपया उनका लगा पड़ा, लेकिन उन बस्तियों के कारण उनको लग रहा है कि हमारा बिकने, उन्हें बदसूरत दिख रही हैं वो बस्तियां। इसलिए सरकार को इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि ये बस्तियां उखाड़ें और हम लोग बिल्डर वहां पर पनपें।
धन्यवाद करना चाहते हैं हम सर का, और सर ने इतना कीमती टाइम हमें दिया और अपनी हमदर्दी मलिन बस्तियों के लिए जताते हुए यह कहा कि अगर चुन के दोबारा आते हैं तो बिल्कुल उनका सहयोग करेंगे मलिन बस्तियों के, और बिल्कुल पूरा ध्यान देंगे, 100 के 100% उन्हें अपना सहयोग देंगे। तो हम भी चाहते हैं और आम जनता को हम चाहते हैं कि जन खबर के माध्यम से जनता को हम चाहते हैं कि सर को दोबारा से चुने और पार्षद के रूप में फिर से प्रति वो बनाए, सामने लेकर आए, ताकि आम जनता हो चाहे ये मलिन बस्ती हो, सर उनका अच्छा सहयोग करेंगे। जी धन्यवाद करना चाहूँगी फिर से एक बार। थैंक यू। धन्यवाद।